रिलायंस जियो और एयरटेल हाई स्पीड सैटेलाइट वाईफाई के थ्रू इंडिया का इंटरनेट बदलना चाहते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इसरो से लेकर होम मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तक इस प्लान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। सिर्फ लोन्स और डिपॉजिट्स देने के बजाय बैंक ऑफ बड़ौदा अचानक से अपने ऐप पर फूड डिलीवरी, शॉपिंग, एस्ट्रोलॉजी और इवन मैट्रिमोनियल जैसी लाइफस्टाइल सर्विसेज क्यों लेकर आ रहा है। और थर्डली, पूरे फार्मा इंडस्ट्री का सुपर हीरो बना वेट लॉस प्रोडक्ट सेमाग्लूटाइड क्या अचानक से हाइपर ग्रोथ से निकलकर एक मैच्योर फेज में एंटर कर चुका है। नया आईफोन या फिर लैपटॉप खरीदना हर साल महंगा होता जा रहा है और इसीलिए अब टेक एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि साल 2026 यानी ये साल रिफर्बिश्ड गैजेट्स का सबसे बड़ा ब्रेकआउट ईयर बन सकता है। इसकी बात करेंगे वीडियो के एंड में ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाले स्टोरीज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। इंडिया में हमारे डिजिटल फ्यूचर और वाईफाई के ब्लूप्रिंट को लेकर पर्दे के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है। सरकार हमारे देश में हाई पावर आउटडोर वाईफाई सेटअप्स को ग्रीन लाइट देने का सोच रही है, पर यह मामला जितना सिंपल दिखाई देता है उतना असल में है नहीं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम अपने घरों में जो नॉर्मल वाईफाई को यूज करते हैं वो जमीन पर इनविजिबल रेडियो वेव्स के जरिए इंटरनेट सिग्नल्स को कैरी करता है। इसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। हाल ही में सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का एक हिस्सा पूरी तरीके से लाइसेंस फ्री यानी कि डी लाइसेंस कर दिया है, ताकि लोग घर के अंदर नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई डिवाइसेस और अल्ट्रा फास्ट होम ब्रॉडबैंड का मजा ले सके। लेकिन अब रिलायंस जियो और बाकी टेलकोज ये चाहते हैं कि इस 6 गीगाहर्ट्ज रेंज में सरकार सिर्फ घर के अंदर चलने वाला लो पावर वाईफाई ही नहीं बल्कि हाई पावर आउटडोर वाईफाई को भी अलाउ करें। इसके पीछे टेलकोस का कमर्शियल लॉजिक काफी सिंपल है और सॉलिड भी है। अब जिस एरिया या कंजेस्टेड मोहल्लों में जमीन खोदकर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना बेहद मुश्किल या कैपिटल हैवी होता है, वहां ये लोग बिना किसी तार के हवा में ही हाई पावर वायरलेस सिग्नल्स छोड़कर सीधा घरों तक हाई स्पीड फिक्स ब्रॉडबैंड पहुंचा देंगे। पर इसी बड़े प्रपोजल ने पूरे टेक वर्ल्ड में एक नया अलार्म साउंड कर दिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर पूरे शहर के छतों यानी कि रूफटॉप्स पर हाई पावर आउटडोर वाईफाई राउटर्स लगा दिए गए तो उनके हेवी सिग्नल्स से हमारे क्रिटिकल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सरकारी माइक्रोवेव लिंक्स और पुलिस के इंटरनल वायरलेस नेटवर्क्स में हेवी सिग्नल इंटरफेरेंस या फिर डिस्टर्बेंस भी खड़ा हो सकता है। इसी कंसर्न को डेप्थ में स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डॉट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कमेटी ने ग्राउंड टेस्टिंग करने के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाला कंक्लूजन दिया है। उन्होंने कहा कि करंट आउटडोर पावर लिमिट जो कि सिर्फ 14 dBm यानी मुश्किल से 0.025 वॉट है, उसे बढ़ाकर सीधा 36 dBm यानी कि लगभग 4 वॉट किया जा सकता है। उनके मुताबिक 4 वॉट का ये हाई पावर सेटअप जमीन पर लगने के बाद भी सैटेलाइट्स के ऑपरेशंस को हिट नहीं करने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही हमारी जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने इस कमेटी के फैसले पर डिसेंट नोट फाइल कर दिया है। इस नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन अलर्ट को होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के पुलिस वायरलेस विंग और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी पूरी तरीके से बैक किया है। इसरो का आर्गुमेंट यह है कि जब देश भर के कोने कोने में लाखों या करोड़ों हाई पावर आउटडोर डिवाइसेस लगेंगे तो उनका कलेक्टिव सिग्नल लीकेज स्पेस में घूम रहे क्रिटिकल सैटेलाइट्स के रिसेप्शन को ब्लॉक कर सकता है। अब इस पूरे डेडलॉक का फाइनल डिसीजन डॉट को लेना है। वैसे डॉट यहां पर सिर्फ टेक्निकल जैमिंग ही नहीं चेक करने वाला है, उनके सामने एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस का भी डर है। अगर ऑपरेटर्स को बिना किसी लाइसेंस फी के फ्री स्पेक्ट्रम पर हाई पावर ब्रॉडबैंड चलाने की आजादी मिल जाती है तो वो सरकारी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हजारों करोड़ रुपए लगाना कम कर सकते हैं, जिससे कि सरकार के फ्यूचर रेवेन्यूज को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो सस्ता फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पाने के लिए क्या आपको लगता है कि इसरो के क्रिटिकल स्पेस सैटेलाइट सिग्नल्स और पुलिस कम्युनिकेशन पर रिस्क लेना सही कदम है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। दूसरी तरफ बैंक्स अब कन्वेंशनल लोन्स और डिपॉजिट्स देने से अब काफी आगे बढ़ रहे हैं। लेटेस्ट बीइंग बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि अब अपनी बैंकिंग ऐप को सिर्फ बैंकिंग ऐप नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सुपर ऐप बनाना चाहता है। इसमें सिर्फ ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग ही नहीं बल्कि फूड डिलीवरी, शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड्स, वीजा असिस्टेंस, मैट्रिमोनी सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजी और डोनेशंस जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये सर्विसेज बैंक अपने पार्टनर्स के थ्रू ऑफर करने का कंसिडर कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर दिया है जो कि एक ऐसा मार्केट प्लेस सोल्यूशन डेवलप करे जो उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पार्टनर्स के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सके। इसका आइडिया यह है कि कस्टमर को हर छोटी बड़ी डेली नीड्स के लिए अलग अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत ना पड़े।
वो बैंकिंग के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल नीड्स भी एक ही इकोसिस्टम में कंप्लीट कर सके। और ये सिर्फ एक ऐप तक लिमिटेड नहीं रहेगा। बैंक का प्लान है कि इस सोल्यूशन को अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर दे। इसमें बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप, बॉब ई पे यूपीआई ऐप, बॉब वर्ल्ड डिजिटल रुपी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। फिलहाल बॉब वर्ल्ड ऐप के अराउंड 3.5 करोड़ यूजर्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग के 1.3 करोड़, यूपीआई ऐप के 35 लाख और डिजिटल रुपी वॉलेट्स के 16 लाख यूजर्स हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक बैंक इतनी सारी नॉन बैंकिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसका आंसर कस्टमर कन्वीनियंस से भी ज्यादा बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब बैंक कस्टमर की जर्नी का हिस्सा बन जाता है, तब उसे कस्टमर के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स काफी पहले समझ में आ जाती हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर बैंक के प्लेटफॉर्म पर वीजा असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बैंक उसे ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, ट्रैवल लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है। यह अप्रोच इंडिया में बिल्कुल नया भी नहीं है। एसबीआई का योनो ऐप पहले से ट्रैवल बुकिंग और टैक्स फाइलिंग जैसे सर्विसेज को ऑफर करता है। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने ऐप पर शॉपिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसी डायरेक्शन में अपना इकोसिस्टम और एक्सपैंड करना चाहता है। इसका कमर्शियल मॉडल पार्टनर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट बेसिस पर है, जहां पर ट्रांजैक्शन से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कम से कम 60% हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलने वाला है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो बैंकिंग का बिजनेस सिर्फ डिपॉजिट्स और लोन से कहीं आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन अब इस बात का है कि कस्टमर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम किस प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करता है, जिससे कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो मैट्रिमोनी और फूड डिलीवरी जैसी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज को सरकारी बैंकिंग एप्स पर लाने से क्या आपको लगता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बैंक पर और बढ़ेगा या घटेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट कीजिए। हमारी तीसरी स्टोरी फार्मा इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर ग्लोबल वेव के बारे में है। इंडिया का एंटी ओबेसिटी और वेट लॉस सेमाग्लूटाइड मार्केट अब ऑफिशियली अपने पहले बड़े रियलिटी चेक से गुजर रहा है। अप्रैल में जहां इस कैटेगरी ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई थी, वहीं मई में ग्रोथ का पेस काफी स्लो हो गया है। फार्मा रैक के डेटा के मुताबिक मई में सेमाग्लूटाइड सेल्स 88 करोड़ रुपीस से बढ़कर 93 करोड़ रुपीस हुई। मतलब कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ सिर्फ 6% रहा, जो कि अप्रैल में अराउंड 50% थी। और ये स्लो डाउन इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड प्रोडक्ट्स में भी दिखाई दिया है। और जब पूरा मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन करता है, तब यूजुअली सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ही आउट परफॉर्म करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। फार्मा रैक के डेटा के हिसाब से ट्रैक किए गए 35 सेमाग्लूटाइड ब्रांड्स में से सिर्फ 7 ब्रांड्स ही मई में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखा पाए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में नोवो नॉर्डिस्क का ओजेम्पिक मोमेंटम को मेंटेन कर रहा है। इसके वॉल्यूम्स मई में 33% बढ़कर 16,000 यूनिट्स तक पहुंच गए, जो कि इस स्लो डाउन के बीच स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मानी जा रही है। डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज की हम बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल्स सबसे बड़ा स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर उभरा है। इसका नोवेल ट्रीट ब्रांड 124% की ग्रोथ के साथ 15,000 यूनिट्स तक पहुंच गया, जबकि सेमा ट्रिनिटी की वॉल्यूम्स 66% बढ़कर 7,000 यूनिट्स हो गई। इसके अलावा एरिस लाइफ साइंसेज का सेमाग्लूटाइड ब्रांड 29% ग्रो हुआ। एल्कम लैब्स का हेपाग्लाइड 20% बढ़ा और टोरेंट फार्मा के सेमालेक्स और सेम्बॉलिक ने भी रिस्पेक्टिवली 19% और 32% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। अब जानते हैं कि मई महीने में ही मार्केट का मोमेंटम इतना स्लो क्यों पड़ गया। एक्चुअली अप्रैल में बहुत सारे नए सेमाग्लूटाइड ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च हुए थे और उन्होंने एक साथ काफी नए पेशेंट्स को थेरेपी पर ऑनबोर्ड कर लिया। तो नेचुरली उस इनिशियल वेव के बाद अब मार्केट रिपीट परचेजेस के फेज में एंटर कर रहा है। यानी अब सेल्स नए पेशेंट से कम और एग्जिस्टिंग पेशेंट्स की कंटिन्यूड डिमांड से ज्यादा आ रही है। प्लस स्लो डाउन के पीछे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी एक फैक्टर माना जा रहा है। मार्च और अप्रैल के दौरान अथॉरिटीज ने मिसलीडिंग एड्स को लेकर एडवाइजरीज इशू की थी। साथ ही पेशेंट ऑनबोर्डिंग प्रैक्टिसेस को टाइटन करने और वेट लॉस ड्रग्स की अनऑथराइज्ड सेल्स को रोकने पर भी फोकस किया गया था। इसका भी कैटेगरी की ग्रोथ पर कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो पिक्चर यहां पर यह है कि सेमाग्लूटाइड कैटेगरी अब भी ग्रो कर रही है, लेकिन अब हाइपर ग्रोथ सस्टेन नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट अब एक नए फेज में एंटर कर रहा है, जहां पर सिर्फ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से नहीं बल्कि रिपीट डिमांड, ब्रांड स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन से विनर्स डिसाइड होंगे। आपको लगता है कि फार्मा कंपनीज ने वेट लॉस ड्रग्स के पोटेंशियल को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लिया था? मुझे अपनी राय कॉमेंट्स में बताइए। अब ट्रेंडिंग न्यूज, इंडिया में रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की डिमांड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। सबसे बड़ी वजह है नए डिवाइसेस के राइजिंग प्राइसेस। एआई बूम की वजह से मेमोरी चिप्स महंगी हो गए हैं, जिसका इंपैक्ट स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पड़ रहा है। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है कि नए स्मार्टफोन्स 5 से 12% तक और लैपटॉप्स $100 से $150 तक महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा बेनिफिट रीफर्बिश्ड मार्केट को मिल रहा है।
बायर्स अब स्पेशली प्रीमियम डिवाइसेस जैसे कि आईफोन्स, फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन्स और बिजनेस लैपटॉप्स को रीफर्बिश्ड फॉर्म में प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी लोअर प्राइस और सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाती है। रीफर्बिश्ड आईफोन्स ऑलरेडी इंडिया के रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट बन चुके हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस ट्रेंड, दिस स्टोरी, देन कमेंट में लिखिए फोन। तो आज आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.